तो वहीं आखिरकार लंबे वक्त से देश की जनता को जिस बात का इंतजार था वो खत्म होने वाला है। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए चुनाव आयोग ने कल 16 मार्च दोपहर 3 बजे का वक्त तय किया है। यानी कि कल 3 बजे ये साफ हो जाएगा कि किस राज्य में कितने चरणों में आम चुनाव होगा और तारीखें क्या रहने वाली हैं। रिपोर्ट देखिए। खत्म होने वाला है देश का इंतजार। शनिवार को जाएगा चुनावी शंखनाद। शनिवार 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शनिवार दोपहर 3 बजते ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर देगा कि किस राज्य में कब और कितने चरण में चुनाव होना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इलेक्शन कमीशन ने इसकी जानकारी दी और इससे पहले चुनाव आयोग की एक बैठक हुई जिसमें चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ये तय किया गया कि कैसे देश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से भी निर्णय लेगा वह स्वीकार है। हमें 7 फेज में करते हैं, 5 में करते हैं, 8 में करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी है। इतना बड़ा ये एक तरीके का ये जो चुनाव का उत्सव है। तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। सूत्रों की माने तो पिछले करीब 2 महीने से चुनाव आयोग के अधिकारी टीमें बनाकर राज्यों के दौरे करके चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे थे, जिसके बाद ही तारीखों के ऐलान के लिए दिन फाइनल किया गया। देश की बात करें तो 543 सीटों पर चुनाव होगा, वहीं प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान किया जाएगा। माना जा रहा है कि देश में अप्रैल और मई में मतदान कराए जा सकते हैं, जबकि मतगणना मई के आखिरी या फिर जून के पहले हफ्ते में हो सकती है। इसके अलावा ऐसे भी कयास है कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश में 2 चरण में चुनाव हो सकता है। पिछली बार भी राजस्थान में 2 ही चरण में चुनाव हुआ था। चौथे और 5वें चरण के तहत राजस्थान में 29 और 6 मई को मतदान हुआ था। 29 अप्रैल 2019 को 13 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि 6 मई से 12 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि 23 मई 2019 को सभी सीटों पर नतीजे घोषित किए गए। लोकसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दल पूरी तैयारी करने में मैदान में जुटे हुए हैं। प्रदेश की 15 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतार चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने 10 नेताओं के नाम फाइनल किए। अब तारीखों के ऐलान की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है और देखने वाली बात यह होगी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग वैसा ही ऐलान करेगा या फिर कोई बदलाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो कल यानी कि शनिवार को आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी भले ही चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन दूसरी सूची का अभी भी बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है। पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें जीतने की चिंता है, तो कई ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट मिलने की बेताबी भी नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर में अजीब सी कश्मकश में नेताजी, किसी को जीत की चिंता, किसी को टिकट की उम्मीद। लोकसभा चुनाव से पहले अमूमन ऐसे हालात सभी पार्टियों में हैं, जहां कुछ नेताओं को जीत की चिंता सता रही है तो कुछ को अब तक टिकट न मिलने की हड़बड़ाहट है। इस बीच शनिवार को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करने जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल एक ही है, नेताजी का क्या होगा। बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, पर नेताजी के टिकट पर संशय बरकरार है।
बस सवाल पूछने पर सब कुछ आला कमान के भरोसे छोड़ रहे हैं। जयपुर सीट पर रामचरण बोहरा के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की बड़ी दावेदारी मानी जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी किसी और चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। पार्टी का निर्णय है और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी निर्णय करेगी उसमें मेरी पूरी सहमति है, पूरी मेरा सहयोग है और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का हर आदेश मानने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। पीपी चौधरी 2014 से 2019 तक की मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री रहे। इस कार्यकाल में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। ऐसे कयास लगाए गए कि उनका टिकट काटा जा सकता है, लेकिन आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया। पीपी चौधरी को एक बार फिर पाली लोकसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। चेहरे पर आत्मविश्वास की खुशी साफ महसूस की जा सकती है। पीपी चौधरी ने पिछली बार से भी बड़ी जीत का दावा किया है। देखिए, पाली में ये जीत जो हो वो आम जनता की होगी और पिछली बार हम 5 लाख से जीते। आम जनता ने अब की बार सोच रखा है कि 6 और 7 लाख से हम पाली लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी। बात कैलाश मेघवाल की, जिन्हें उम्मीद है कि पार्टी इस बार उन्हें टिकट जरूर देगी। कैलाश बीजेपी के एससी मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष हैं। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सीट से वर्तमान सांसद निहाल चंद मेघवाल के टिकट पर संकट बताया जा रहा है। लगातार 7 बार चुनाव लड़ चुके निहाल के लिए वरिष्ठता ही इस बार बाधाबंदी दिख रही है। इसीलिए कैलाश मेघवाल जैसे नेताओं को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अनूपगढ़ की सभापति प्रियंका बालान को भी बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। आशान्वित हूँ, मुझे विश्वास है पार्टी विचार करेगी। आशा रखनी चाहिए। पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी हमारी माँ है और पार्टी से ही मांगते हैं। मुझे विश्वास है पार्टी पूरा विचार करेगी। और 2024 का जो चुनाव होगा वो एक ऐसा चुनाव होगा, ऐतिहासिक चुनाव होगा। आप मान के चलिए उस समय, और गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने वोट मिलने वाले। मैं आपको बता दूं, लाखों की तादाद में, जहां जहां और जो अंतर गत वर्ष था 2019 में था, उससे कई गुना आगे बढ़कर 25 कमल राजस्थान की धरती पर खिलेंगे और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी 25 कमल और नरेंद्र भाई मोदी जी को दिल्ली भेजेगी। बहरहाल बीजेपी 2 बार से राजस्थान में अजय है। उसका अश्वमेध एक बार फिर मैदान में जीत के लिए दौड़ने को तैयार है। बस 10 योद्धाओं का इंतजार है। कल चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही राजस्थान की फिजा में भी चुनावी शोर सुनाई देने लगेगा। नेताओं को टिकट कटने का खतरा सता रहा है। उनके रातों की नींद और दिन का चैन गायब है। जाहिर है अपनी टिकट बचाने के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है, मगर पार्टी के आलाकमान से बड़ा और हो भी कौन सकता है। उसे हर हाल में जीत चाहिए और जीत के लिए उसे जो भी चेहरा पसंद आएगा उसी पर पार्टी दाव लगाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच पश्चिमी राजस्थान से बड़ी सियासी खबर आ रही है। बाड़मेर में बड़े सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। आरएलपी के नेता उम्मीदाराम कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बायतू विधायक हरीश चौधरी उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवा सकते हैं। आरएलपी नेता उम्मीदाराम ने हरीश चौधरी के सामने खुद चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव और बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। उम्मीदाराम बेनीवाल के कांग्रेस में आने की सूचना मिल रही है। कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने इस बात के संकेत दिए हैं। तो बाड़मेर में बड़ा सियासी उलटफेर इस बार हो सकता है। आरएलपी के नेता उम्मीदाराम बेनीवाल कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहीं अलवर कांग्रेस में सियासी भूचाल मचा हुआ है। 2 बार के सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने अलवर से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। करण सिंह ने अपने टिकट कटने का आरोप भंवर जितेंद्र सिंह पर लगाया। साथ ही ये कहा कि राजाओं द्वारा कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहेगी और उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भेज दिया है। सामने मैं जीतूं, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने राजाओं के खिलाफ लड़कर के सत्ता हासिल की, प्रजातंत्र कायम किया, वही पार्टी अब राजाओं के शर्म पे चल रही है।
और उन्हीं के इशारों से मेरी टिकट काटी गई। तो वहीं लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस ने सीट से उदयलाल आंजना को मैदान में उतारा, जिन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि सीट से बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी मैदान में हैं। रिपोर्ट देखिए। सोनिया जी ने विश्वास व्यक्त किया है, मेरे में बुलाकर के टिकट दिया है। लोगों ने ठान ली कि हम जीते हुए थे, कैसे हार गए, उसका बदला लेने के लिए कार्यकर्ता मैदान में उतर रहे इस बार। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में उदयलाल आंजना को चित्तौड़गढ़ से चुनावी मैदान में क्या उतारा, कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखा जा रहा है। ये बात अलग है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन लोकसभा के रण में कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर दांव लगाया है। जयपुर से लौटने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आला कमान के फैसले से कार्यकर्ता कितने खुश हैं। पार्टी का आदेश है, सोनिया जी ने विश्वास व्यक्त किया है, मेरे में बुलाकर के टिकट दिया है, तो निसंदेह और उससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जब से चित्तौड़ जिले में प्रवेश किया है, वहां से यहाँ आया तक ऐसा उत्साह या तो 98 में देखा था, या फिर कार्यकर्ताओं के स्वतः ही जो उत्साह आता है वही अच्छा नतीजा लाता है, इसमें कोई दो नहीं। चित्तौड़गढ़ में लोकसभा चुनाव का रण रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि इस सीट से उदयलाल आंजना पहले सांसद रह चुके हैं और उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता रहे जसवंत सिंह को हराया था। लेकिन इस बीच चित्तौड़गढ़ के संग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मैदान में है और चित्तौड़गढ़ की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन उदयलाल आंजना विश्वास से भरे हैं और 1998 के चुनाव का जिक्र करते हुए जीत का दम भर रहे हैं, क्योंकि ये वही साल था जब उदयलाल आंजना ने जसवंत सिंह को हराया था। मैं किसान हूँ, युवा हूँ और लोगों का चाहता हूँ। वो प्रदेश अध्यक्ष तो वही राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री हूँ, जसवंत सिंह जी को हराया है, पार्टी का पूरा साथ है मेरे पास और किसानों की ताकत मेरे साथ है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को इसलिए टिकट दिया ताकि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह हार का सामना न करना पड़े। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने गोपाल सिंह को चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सीपी जोशी ने गोपाल सिंह को भारी मतों से हराया था। जानकारों का कहना है कि उदयलाल आंजना लोकल हैं और इनकी किसान वर्ग में अच्छी पकड़ है। एक बार उसी सीट से सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही लोकल में इनके अलावा कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं, इसी कारण उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया। अब वो परसेंटेज तो 100 तक ही होते हैं, लेकिन मैं 200 कहूँ तो भी कम है। चुनौती नहीं है कार्यकर्ताओं का जो हुजूम अभी आपने गंगरा टोल पे नहीं देखा, इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। लोगों ने ठान ली कि हम जीते हुए थे, कैसे हार गए, उसका बदला लेने के लिए कार्यकर्ता मैदान में उतर रहे इस बार। 2014 से लेकर 2019 तक 2 बार लगातार सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के रण को जीतते आ रहे हैं। ऐसे में उनका मुकाबला कांग्रेस के उदयलाल आंजना के अलावा निर्दलीय ताल ठोकने के संकेत देने वाले चंद्रभान सिंह आज्ञा से भी हो सकता है। ऐसे में चुनाव के नतीजे बेहद रोमांचक होने वाले हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंडारा की रिपोर्ट। और इसी बीच आरसीए से बड़ी खबर मिल रही है। आरसीए की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, आरसीए में अध्यक्ष पद के लिए 8 अप्रैल को चुनाव होंगे। पूरी प्रक्रिया के लिए सुनील अरोड़ा चुनाव अधिकारी होंगे, तो वहीं टीआर मीना को सहायक चुनाव अधिकारी लगाया गया है। आपको बता दें कि अभी धनंजय सिंह आरसीए के अंतरिम अध्यक्ष हैं और वे मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं। इसके पहले पूर्व सीएम के बेटे वैभव गहलोत ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद धनंजय सिंह आरसीए के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे और अब खबर है कि 8 अप्रैल को आरसीए का अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। इसके लिए सुनील अरोड़ा चुनाव अधिकारी होंगे, तो साथ ही टीआर मीना सहायक चुनाव अधिकारी होंगे। तो वहीं जयपुर में फाउंटेन स्क्वायर पार्क में मुगल क्यारी को लेकर के विवाद हुआ है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुगल क्यारी के नाम से नाराज हो गए। विवाद के बाद यूडीएच मंत्री मुगल क्यारी का नाम
जल्द बदलने के निर्देश देते हुए दिखाई दिए हैं। तो हाउसिंग बोर्ड ने बोटेनिकल गार्डन में ये मुगल क्यारी बनाई है और इसके नाम को लेकर के यूडीएच मंत्री नाराज हुए। कहा, संस्कृति से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। जो बात आपने मेरे संज्ञान में लाई है, अब ये इसको ठीक करेंगे, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप भी मेरे से ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। और इन सब को निराकरण करते हुए भारतीय सभ्यता संस्कृति के रूप में ये गार्डन आने वाले समय में विकसित होगा। हम हर वो काम करेंगे जिससे भारतीय सभ्यता संस्कृति और मजबूत हो, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और अब बात आरपीएससी की, क्योंकि आरपीएससी ने उन अभ्यर्थियों की पहचान कर ली है जो परीक्षा के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं और इन अभ्यर्थियों को रोकने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। क्या है आखिरकार आरपीएससी की तैयारी और कौन है वे अभ्यर्थी, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से सख्त है। किसी भी परिस्थिति में कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए विशेष रणनीति भी तैयार की गई है। लेकिन इन सब से अलग अब राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अतिरिक्त महानिदेशक, एसओजी सहित समस्त जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से संदिग्ध अभ्यर्थियों पर निगरानी रखने का आग्रह किया है, जिससे परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो पाए। आयोग ने एडीजी, एसओजी सहित समस्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भेजा 557 संदिग्ध परीक्षा अभ्यर्थियों की सूची भेजी है, जिसमें अजमेर से 1, अलवर से 12, बालोतरा से 8, बांसवाड़ा से 99, बाड़मेर से 16, ब्यावर से 1, भरतपुर से 11, भीलवाड़ा से 3, बीकानेर से 9, बूंदी से 1, चित्तौड़गढ़ से 6, चूरू से 2 और दौसा से 16 हैं। तो वहीं डीडवाना, कुचामन से 5, धौलपुर से 1, डूंगरपुर से 31, फलौदी से 3, गंगापुर सिटी से 1, हनुमानगढ़ से 1, जयपुर से 12, जयपुर ग्रामीण से 15, जैसलमेर से 1, जालौर से 27 और झुंझुनू से 5, जोधपुर से 9, जोधपुर ग्रामीण से 13, करौली से 28, कोटपुतली बहरोड से 5, नागौर से 6, पाली से 1, प्रतापगढ़ से 2, सांचौर से 129, सवाई माधोपुर से 8, सीकर से 5, श्रीगंगानगर से 2, टोंक से 3, उदयपुर के 60 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं। आयोग के अनुसार इन अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जा रही है। एहतियातन ऐसे व्यक्तियों और अभ्यर्थियों से संबंधित रिकॉर्ड को इनके क्षेत्र के पुलिस थानों की ग्रामवार अपराध सूची में दर्ज कर भर्ती परीक्षाओं के दौरान इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने की बात कही गई है। हालांकि प्रशासन पहले ही इस तरह की गतिविधियों से निपटने की तैयारी में लगा हुआ है। वहीं एसओजी भी लगातार पेपर लीक के नेटवर्क को ध्वस्त कर रही है। अशोक भाटी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं धौलपुर में बाड़ी सदर थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार निर्माण करने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से पुलिस और डीएसटी टीम को बने हुए हथियारों के अलावा हथियार बनाने वाली सामग्री भी बरामद हुई है। रिपोर्ट देखिए। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस और डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। जांच टीम ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए पुलिस और डीएसटी की टीम ने जो अभियान चला रखा है, उसके तहत संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बाड़ी सदर थाना इलाके में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। डीएसटी टीम और बाड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बाड़ी सदर थाना इलाके के कचहलपुरा गांव में एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है। ये फैक्ट्री के अंदर की वही जगह है जहां अवैध तरीके से हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से कई देसी तमंचे, खाली खोखे समेत हथियार बनाने का सामान बरामद किया।
हमने एक दबिश मारी थी बाड़ी सदर के आईसी और डीएसटी टीम योगेश के नेतृत्व में। उसमें हमने एक हथियार बनाने की फैक्ट्री बरामद की थी, जिसमें हथियार बनाने के सारे औजार उपलब्ध थे। 3 हथियार भी मिले और 2 अर्धनिर्मित हथियार भी मिले। तो इसकी जब हमें सूचना लगी तो हमने प्लानिंग के साथ इस पे रेड डाली और हमें ये पता कर रहे हैं कि यहाँ से कितने हथियार बने हैं, किस किस को सप्लाई हुए हैं, उन सबको भी हम इस मुकदमे में मुलजिम बनाएंगे। सदर थाना इलाके के कचहलपुरा गांव में पशु बाड़े में चलाई जा रही अवैध निर्माण करने वाली फैक्ट्री की जानकारी पुलिस को मुखबिर की सूचना पर मिली थी, जिसके बाद विशेष अभियान के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके से 5 अवैध देसी तमंचा, 7 खाली खोखे और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। साथ ही मौके से पुलिस ने एक आरोपी को भी धर दबोचा है। हरवीर शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।